हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके साथ लेके आए हैं अपने 4 रैंक होल्डर्स। वैसे तो और भी थे, लेकिन हमने सोचा चलो इन्हीं लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। मैं पराग गुप्ता और मेरे फ्रेंड आदित्य जैन, हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करेंगे पहले, फिर रैंक होल्डर्स आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको पास करना चाहिए, क्या आपकी गलतियाँ होती हैं, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। पहले मैं चाहूँगा आदित्य जैन सर, SFM की फैकल्टी, आपको थोड़ा सा गाइड करें और वो बताएंगे प्लीज़। Hello friends, myself Aditya Jain. The main purpose of this interview, एक छोटा सा हमने एक प्रोग्राम रखा है उन सब लोगों के लिए जो ये निराशा के साथ जी रहे हैं कि CA में बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट्स ही पास किए हैं और CA क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम लोग आपके सामने इंडिया के टॉप रैंक होल्डर्स को लेकर आए हैं जस्ट इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आपको वो गाइड कर सके कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, CA में किस तरह से अप्रोच रखना चाहिए, ताकि आप जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो आप इस वीडियो को या इस हमारे डॉक्यूमेंट्री को देखकर अपनी तैयारी ठीक से कर सकें। सबसे पहले मैं चाहूँगा पराग को कि सबको इंट्रोड्यूस करवाएं विथ देयर रैंक्स। मृदु गर्ग सेकेंड रैंक है ऑल इंडिया। सेकेंड इज़ आवर लवली फ्रेंड भारत, 5th रैंक है ऑल इंडिया। फिर हमारे निशांत हैं 23rd रैंक, एंड सिद्धार्थ वाधवा, हिज रैंक इज 46। ये लोग आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले मैं चाहूँगा आदित्य सर पहले SFM के बारे में थोड़ा बताएं और अपने इनपुट्स दें कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, और उसके बाद हम लोग रैंक होल्डर्स के व्यू में, ठीक है प्लीज़। देखिए, सबसे पहले मेन प्रॉब्लम CA में ये होती है कि आप लोगों को लगता है कि टाइम आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता है। CA का जो करिकुलम है उसमें इतना ज़्यादा आर्टिकलशिप पे जोर दिया जाता है कि बच्चों को तैयारी करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सामने बैठे हैं जो ऑल इंडिया टॉपर्स हैं, वो सब प्रॉपर आर्टिकलशिप के साथ उन्होंने रैंक लाया है, और सारे के सारे बिग 4 या बिग 10 आप समझ सकते हैं, वो सारे फर्म से हैं। तो इसका मतलब एक मिथ आप यहाँ पे तोड़ सकते हैं कि सिर्फ डमी वाले रैंक नहीं लाते। ये बात आपने सर एकदम सही बोली, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है, एक बहुत बड़ा मिथ फैल गया है कि जिसकी डमी होगी ना सर सिर्फ वही रैंक ला सकता है, बाकी स्टूडेंट्स तो रैंक ला ही नहीं सकते। अब हमारे बीच में जैसे बैठे हैं, ये मृदु KPMG से है, आप भी KPMG से हैं भारत, और आप ग्रांड थॉर्टन से हैं, और आपकी भी एक काफ़ी अच्छी फर्म है। हाँ, तो आप सोचिए कितनी अच्छी फर्म से पढ़ के और रैंक ला के दिखाइए। तो बुलाने को हम और रैंक होल्डर्स भी बुला सकते थे, लेकिन हमने कहा कि आपको एक व्यू मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, मैं चाहूँगा आप इन्हीं से पूछिए कि सबसे पहला क्वेश्चन इनके सामने आता है कि आप डमी में थे या आर्टिकलशिप थे, और क्या आपको परेशानी आई और क्या से आप रैंक लेकर आए। आई वॉन्ट मृदु और सभी लोग चाहूँगा कि एक एक लाइन इसके बारे में बोले कि आर्टिकलशिप के साथ साथ कैसे आप रैंक ला सकते हैं। नहीं, ठीक बात है, आपने एकदम सही कही। खैर चलिए सब्जेक्ट वाइज 1 मिनट में बाद में जाएंगे। सबसे पहले सिंपल जैसे सर ने आपको पूछा है, मैं भी चाहूँगा, लेकिन मैं पहले ये चाहूँगा आप रैंक और आर्टिकलशिप को छोड़ के अपना थोड़ा पर्सनल व्यू दें कि आपके हिसाब से क्या CA इतना मुश्किल है, क्या रैंक नहीं आ सकती, क्या आर्टिकलशिप बहुत बड़ा हर्डल है एक रैंक के लिए। ठीक है, मैं भी पराग गुप्ता कॉस्टिंग का टीचर हूँ, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैं अगर आपको समझाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सर तो टीचर हैं, सर CA बन गए इसलिए बोल रहे हैं, सर अपने टाइम पे तो टॉप स्कोर रहे थे, आदित्य जैन सर अपने टाइम पे टॉप स्कोर रहे थे इसलिए बोल रहे हैं, आज तो दूसरे को उपदेश देना आसान है। लेकिन देखो, ऐसे स्टूडेंट से पूछना जो मुश्किलों में खड़े होकर आर्टिकलशिप जैसे KPMG, ग्रांड थॉर्टन वगैरह, आपको क्या लगता है यहाँ पे पढ़ने का टाइम होता है? आप एक बार एक काम करिएगा, जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। मेरे कितने स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ सुबह के 5 बजे भी लौटे हैं, मतलब मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ सुबह के 5 बजे घर लौटते थे। शुरू करते हैं मृदु से। पहले मृदु आप बताइएगा कि आर्टिकलशिप और इसका लिंक बताइएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आर्टिकलशिप हर्डल क्रिएट करती है रैंक लाने में, या एक बेनिफिट क्रिएट करती है, क्या हेल्प करती है रैंक लाने में? प्लीज़। मृदु गर्ग फ्रॉम KPMG। मैं डेफिनेटली कहूँगी आर्टिकलशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम, CA करिकुलम,
क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें मिलता है ड्यूरिंग आवर आर्टिकलशिप उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे सी एग्जामिनेशन में। सपोज़ मेरा ऑडिट का पेपर हो गया, उसमें अगर मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा तो आंसर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो प्रॉब्ली आई वुड से बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड, और करिकुलम इज मेड इन सच अ मैनर दैट इट एक्चुअली हेल्प्स अस टू गेट थ्रू द सब्जेक्ट। बाकी मृदु, मेरे ख्याल से तो इस बार जितना मैंने सुना है अकाउंट्स का पेपर भी काफ़ी ज़्यादा रियल प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड आया था। आई एम अनअवेयर अबाउट द सेम। बिल्कुल जो इस बार का पेपर था उसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स, जो न्यू थिंग्स दैट हैव कम इनटू पिक्चर, उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस फोकस किए गए थे। तो डेफिनेटली अगर आप आर्टिकलशिप करते हो जो मेरी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन विद इन दी ऑडिट, तो वो हमें पता होती हैं। तो अकाउंट्स और ऑडिट हैंड इन हैंड जाता है, तो डेफिनेटली हेल्प करता है। Hi, I'm Bharat. I'm from KPMG. I completely agree with what Mridu has said currently. I think there are quite a few advantages that you get with articleship. The first and foremost being the focus. If I'm doing articleship from a big firm, I know I have a very tight schedule. So what happens is I'm a lot more focused in my studies. That is one advantage that I get. Second, the advantage that I get is my personality. Once, as and when I joined KPMG, it has helped me a lot with my personality, and that really reflects on what you write and what you talk. So overall, for a professional, it is very important to have theoretical knowledge as well as practical knowledge, and this really helps. Even in your exams, if I have the practical knowledge, I'll be able to score a lot better marks than I would without it. So I would really advise everybody to go for articleship. Hi, I'm Nishant from Gopiya and Company. आर्टिकलशिप मस्ट है, मस्ट करनी चाहिए हमें अपने, क्योंकि उससे हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा होता है। एंड हमारे जो CA फाइनल्स में एग्ज़ाम बन के आते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल बेसिस पे होते हैं। लेट एग्जाम्पल ले लीजिए, जो हमारे पास DT का पेपर आया उस पर हमारे सारे रिसेंट केस थे और पास्ट केस थे, जो अगर हम डमी जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी। इसलिए अगर आर्टिकलशिप कर रहे हैं ऑडिट और अकाउंट्स, इनमें दोनों में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको प्रैक्टिकल पता चल जाएगा कि हम ऑफिस में हम कैसे करते हैं, और थियोरेटिकली जो हम बुक्स से हमें वो नॉलेज गेट नहीं हो पाती। My name is Siddharth Patwa, rank 46, Grant Thornton, Delhi. Yes, I completely agree with Bharat. If you're doing articleship, you have to work, at the same time you have to study. So a balance has to be there. For example, I'm most lethargic on Sunday because the entire day is free. I have nothing to do. I do procrastinate my work till the evening. But at the end of the day, I have no time left for anything. As a result, if I'm doing articleship, I have to study also, I have to work also, and my other extracurricular activities also. So a balance definitely comes in between. If you do your articleship, you get good exposure, your personality develops, and as a result, the same is reflected into your studies also. So articleship has to be there. फर्दर मेरे ख्याल से मैं आप लोगों के बात को समअप करना चाहूँगा। शायद इससे आपका शेड्यूलिंग प्रॉपर हो जाता है, प्लानिंग भी बेटर होता है मेरे ख्याल से, और आप जिसे कहते हैं टाइम वेस्ट करने के और इंडोलेंट या लेज़ी बनने के बजाय यू प्रेफर इन डूइंग थिंग्स इन प्रॉपर मैनर, मैनेजिंग थिंग्स इन प्रॉपर मैनर। टाइम की कदर करनी आ जाती है इनको। यस, कल को मैनेजर बनोगे तो मैनेज कैसे करोगे अगर सही से टाइम अभी से मैनेज करना नहीं सीखा तो। कह रहे नहीं हम तो आर्टिकलशिप इज नॉट इन हडल, इट वाज अ मिथ जो हमने ब्रेक किया यहाँ पर। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा करिकुलम रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछूंगा, और थोड़ा सा आप मेरे को सब लोग गाइड करिएगा। एग्ज़ाम्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर जी थ्योरी कैसे प्रिपेयर करें। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी आता है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी आता है। तो ये मैं क्वेश्चन चाहूँगा कि मृदु आंसर करे। ठीक है मृदु, आप प्लीज़ गाइड करिएगा किस तरीके से हमें थ्योरी को प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए थ्योरी में हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम रिटेन नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि हम स्टार्टिंग से ही रेगुलर रहें। जैसे हमारे को आर्टिकलशिप में टाइम मिलता है, ऐसे सैटरडेज एंड संडेज़ को थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठा करके पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि कोर्स इतना वास्ट होता है तो रिटेन करना बहुत मुश्किल है। तो एक चीज़ पढ़ने के बाद बार बार उसको दोहराएं, अंडरलाइन कर लें इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ताकि उसको बार बार रिकैप्चुलेट कर पाएँ। एंड एक और चीज़ लिख के प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ थ्योरी सब्जेक्ट। सो व्हाट आई वुड एडवाइज इज़ कि 3 घंटे सिमुलेट करके क्वेश्चन पेपर को एक्चुअली सॉल्व करें, लिख करके देखें, एंड देन कंपेयर योर आंसर्स विद व्हाट द इंस्टीट्यूट वांट्स अस टू राइट। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट।
लेकिन मैं आपको एक बात में वो टोकूंगा मृदु, मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपने एक वर्ड यूज़ किया सिमुलेट। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स सिमुलेशन चैप्टर एक पढ़ते होंगे एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, बट उन्हें कभी यूसेज नहीं पता होगा। आपको रियल लाइफ में देखो, वो ये तो पढ़ते हैं कि यार हमें रियल लाइफ की प्लानिंग करने में हेल्प करता है सिमुलेट, लेकिन देखिए आज इन्होंने एक वर्ड यूज़ करके दिखाया रियल लाइफ में, क्योंकि शी वॉज हैविंग अ रियल लाइफ एक्सपोजर, तभी तो उनके वर्ड्स भी उसी तरीके के निकल रहे हैं। अब आप चैप्टर का नाम तो पढ़ें, चैप्टर तो पढ़ रहे हैं बिकॉज आपके करिकुलम में, लेकिन आपको पता ही नहीं कि यूज़ क्या है वर्ड का भी, तो कैसे चलेगा। खैर मैं सर से बोलूँगा, आगे आप बताइए। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि कितने महीने की छुट्टी लेकर सीए की तैयारी की जा सकती है। हम टीचर्स लोगों को बोलते हैं, हम टीचर्स लोगों की बात आप लोग जानते कि कितने लोग सुनते हैं। बेटर यही होगा कि स्टूडेंट्स देश समझते हैं, पता है। हाँ, कई तो ऐसा लगता है टीचर्स लोग जो लेक्चर देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि देखिए दे हैव प्रूव देमसेल्फ। ये कोई इजी गोइंग नहीं है, बहुत मेहनत करके रैंक लेकर आए हैं, इनकी बात तो आप एटलीस्ट मानेंगे। कितने महीने की कम से कम छुट्टी लेनी चाहिए, मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर करें। 4 months leave is sufficient for preparing all the subjects. What one should do is ideally take out the first 3 months and make sure that you are through with all the subjects at least once. Then thereafter, then you can make a plan for about 25 days wherein you give 3 or 4 days to every subject, so that before your exams you have at least done the revision twice. And then when you have done the revision with the classes once, before the exam what happens is you have already done the subject 4 times. That is more than sufficient for you to score good enough marks to clear your exams. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा इन्होंने आंसर दिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी इन्होंने दे दिया कि हाउ मेनी टाइम्स रिवीजन इज मस्ट। क्यों? अच्छा एक बात और मैं आप ही से पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने आंसर किया है। ये रिवीजन जो आप करते हैं, क्या एक टाइम पे एक सब्जेक्ट उठाना चाहिए, और वेदर वी शैल गो फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, मीन्स वेदर वी शैल प्लान इट इन दिस वे, फॉर एग्जांपल वी हैव 3 months left, whether we shall divide these 3 months in let us say 8 subjects we are going for, means how many days are there? I think Sorry. whatever, I think 12 or something. So whether we shall go for 12 days per subject per revision, means one revision, or if you are saying that 12 days are enough for 4 revision, means students get confused when we used to tell them कि यार 4 revision करो, वो कहते हैं कि यार 12 दिन में सर 4 revision कैसे करें सर, इट्स इम्पॉसिबल। तो आप थोड़ा गाइड करिए कि किस तरीके से, कि शुरुआत में क्या आप टाइम ज़्यादा देते हो रिवीजन के लिए, रिवाइज करते पे आप हाईलाइट करते थे या नहीं, क्या आप सिर्फ हाईलाइटेड वाली चीज़ को पढ़ते थे, क्या कैसे आप पढ़ते थे, मतलब रिवीजन कैसे करते थे? यस इंडीड, आप भी बोलिएगा और मैं चाहूँगा निशांत भी इस चीज़ का आंसर दे, मतलब दोनों मिक्स करके आंसर दें, बिकॉज आपने बात शुरू करी थी तो आप भी बोलें और निशांत भी बोले, मैं ये चाहूँगा, ठीक है। I think here that you have to, when I'm starting with the first time, what I would prefer is I go 2 subjects at a time. As in, I pick up 1 practical subject and I pick up 1 theoretical subject. So what I do is I divide my day into 2 halves. One is for the practical subject and the other is for the theory subjects. When I'm starting my practical subject, what I would prefer is I would solve say 10-15 questions of every chapter. Then I'll pick out 3, 4, 5 whatever questions. These are the important questions. These are where I'm getting stuck. I'll note down the points where I'm getting stuck, and in my next revision, I'll take only those questions where I'm getting stuck. In a way, what will happen is I would cover every question that I need before the exam. Regarding the theory subjects, I would really advise everybody to keep underlining whatever they feel is important, because even in the exam, what the checker checks is whether you have put in those important words or not in your answer. So that is very important. Then you come down to the last month of your revision. There I would say what you can do is you can pick up 1 subject at a time, give 3 days to the subject and complete it. So that way before the exam you would be through with all the subjects thoroughly. निशांत, जो अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए कि कोई हमारा कंसेप्ट रह तो नहीं गया, कोई कंसेप्ट हमें ऐसा तो नहीं है कि जो हमें समझना है उसे हमें दोबारा समझने की ज़रूरत है, और 5 days और 6 days इज इनफ फॉर 1 रिवीजन फॉर पर सब्जेक्ट। एंड जैसे जैसे हम आगे अपने रिवीजन करते जाते हैं तो डेज कम होते जाते हैं, बढ़ने की जगह कम होना चाहिए। एंड जब हम थ्योरी अपने रिवीजन कर रहे हैं तो आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ मॉर्निंग में थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग जो भी आपको टाइम सूट करे, बट मिक्सअप सब्जेक्ट करना कि सुबह हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दोपहर को दूसरा पढ़ने लगे, फिर रात को वो खत्म हुआ तो फिर हमने तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, वो गलत है। ऐसे हमारी रिवीजन प्रॉपर हो नहीं पाती और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन से सब्जेक्ट में हमारा कितना पार्ट कंप्लीट हो गया और कितना हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। एटलीस्ट 4 टाइम रिवीजन तो मस्ट करनी चाहिए हर स्टूडेंट को, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम पूरे रिमेंबर नहीं कर पाते, उसके लिए हमें बार बार उसको पढ़ेंगे तो ही हमें उसके सेक्शंस
कि उसके प्रोविजन हमें रिमेंबर होंगे। अगर हमने एक बार पढ़ के छोड़ दिया, ये सोच दिया कि मेरे सब्जेक्ट तो याद ही नहीं हो रहा, जस्ट इसको हम सीधा हम एग्जाम में ही पढ़ेंगे अब क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, तो वो हमारी थिंकिंग गलत है। ऐसे सोचेंगे तो एग्जाम टाइम में भी हमें एक या दो बार पढ़ने का मौका मिलेगा, तो उस टाइम हमें ये प्रोविजन हम पेपर में जाके भूल जाएंगे, एग्जाम टाइम में जाके हमें याद नहीं आएंगे, उस टाइम हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, तो फाइनली इसका ये आंसर रहा है सबके पास कि एटलीस्ट 4 टाइम्स रिवीजन मस्ट है। तो जो बच्चे सिर्फ 1 या 2 बार रिवीजन करके जा रहे हैं वो अभी से खबरदार हो जाइए, अभी से सावधान हो जाइए और अभी से इन लोगों की बात सुनकर अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि आप 4 रिवीजन एटलीस्ट कर सकें। इनिशियल में सबसे ज़्यादा हाँ, और ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं। और निशांत की बात बिल्कुल सही है, एक बार पढ़ के थ्योरी पेपर रिटेन नहीं हो पाएगा, आप समझ सकते हैं बात को। तो एटलीस्ट आप पहले मान के चलिए कि 4 बार रिवीजन करना है, अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज करिए, ठीक है ना। अच्छा, मेरा एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन में कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए। बात सही बोली ठीक सर है, आपने। ये और बहुत थ्योरी भी जैसे पढ़े हैं ना, तुम थ्योरी भी किस तरीके से पढ़ें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि पढ़ें कैसे थ्योरी, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं रट्टा मार लिया, अब सर स्टडी मटेरियल पूरा घोट लिया, नाउ व्हाट वी शैल डू, किस तरीके से इसको। वही है, मैं सिद्धार्थ को चाहता हूँ कि वो ये बात बोले कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, और अदर हम सभी रैंक होल्डर से पूछ लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग विद सिद्धार्थ, देन विल प्रोसीड टू मृदु। सर ये बहुत ही सब्जेक्टिव आंसर रहेगा, बिकॉज डिपेंड करता है कि कौन कितना कैलिबर से कितने आवर्स पुट इन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाटएवर इट मे बी, को दूर रख के पढ़ेगा तो शायद वो सेम चीज 2 घंटे में पढ़ ले। पर अगर कोई इन्हीं सब चीजों को यूज करते हुए पढ़ रहा है तो मे बी 4 आवर्स, मे बी 6 आवर्स। सो इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ आवर्स, आई थिंक वी शुड गो बाय द टारगेट। एक पूरे सब्जेक्ट को कंपोनेंट्स इन पार्ट्स में डिवाइड करके उनको कितने कितने आवर्स में कंप्लीट करना है वो स्पेसिफाई कर देना चाहिए। अगर उतने में कंप्लीट हो जाए, गुड, स्टार्ट विद समथिंग न्यू, और अगर नहीं हो पाए तो फिर क्वांटिफाई करना चाहिए, फिर अपने आवर्स को इंक्रीज कर देना चाहिए। इसी के साथ कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस का। अगर आपकी एफिशिएंसी 8 घंटे पढ़ के 12 घंटे का आउटपुट देने की है तो बहुत बढ़िया, और अगर व्हाट्सएप फेसबुक करते रहेंगे, 8 घंटे पढ़ोगे 4 घंटे का आउटपुट आएगा, घर वाले तो खुश कि 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, पर टेंशन, रिवीजन हो नहीं पाएगी, सिलेबस खत्म हो नहीं पाएगा। सो इट्स बेटर कि अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए, टारगेट स्टडी कीजिए, और अगर उतने में टारगेट कंप्लीट हो रहा है, इंक्रीज कीजिए अपने टारगेट को, मोटिवेशन भी आएगा। इसका आंसर है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आप कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो। जैसे अगर आपको पढ़ते टाइम अपने फ़ोन, टीवी वगैरह सब कुछ साइड में रखो एंड अपने अकेले में आराम से जाके पढ़ो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, नथिंग, अपनी फैमिली को बोल दो मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को डिस्टर्ब मत करें। और पढ़ने के लिए ये है कि जैसे हम पूरा टारगेट सेट कर लें अपना, अगर हम लो के लिए हैं, जैसे अगर हम कोई सब्जेक्ट या थ्योरी का उठा लें कि ऑडिट हमारा थ्योरी का सब्जेक्ट है, तो हम टारगेट सेट कर लें कि एक दिन में हमने इतने टॉपिक अपने कवर कर रहे हैं, करने हैं हमने पूरे। अगर हम अपने टॉपिक कवर कर लेते हैं, दैट मीन्स हम पूरे एफिशिएंटली से पढ़ रहे हैं। अगर नहीं कर पाते तो नेक्स्ट डे हमें और देखना है कि हमें कल क्या कमी रह गई थी, कि कहाँ हम बिजी हो गए थे इतने कि हम अपने टॉपिक कवर नहीं कर पाए। अगले दिन हम जो अपने डिस्ट्रैक्शन था उनको दूर रखें एंड मैक्सिमम उससे भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, ताकि जो पिछले दिन की हमारी कमियाँ थी वो आज हमारी ख़त्म हो जाए। आपने निशांत ये नहीं बताया कि आप अपने पापा को फ़ोन दे देते थे और वो क्या मज़े से उनको मधुर वाणी सुनाते थे अपने दोस्तों को कि बेटा संडे को पढ़ ले, बात कर लियो, एक दिन उसका छुट्टी का वो अलग रखता है, अभी वो पढ़ने का टाइम है, अभी उसको डिस्टर्ब मत करो। वो तो आपने बताया नहीं यार, वो भी तो बताओ, अंकल जी भी फेमस हो जाएंगे। एक्चुअली मैं अपने फादर को फोन ना साइड में करके देता था, मेरे फादर जेब में डालते थे और अपना काम अपने शॉप या बिजनेस पे चले जाते थे। फोन साइलेंट था, उनको पता नहीं चलता था किसी कॉल आई नहीं आ रही। रात को आगे वापस मेरे को ही देखना पड़ता था किस किस फ्रेंड की कॉल आई और किस किस की नहीं आई। सर आपने मेकअप कर दिया मतलब उस बात का। चलिए प्लीज़ आगे आप बताइए भारत। For me, what matters would be the productive hours that you are putting in every day. I have quite a few friends, they would be studying for 15 hours, 16 hours. The problem that we face is by the time we have the exams, we are so much drained out that we are not able to concentrate. What I would suggest to everyone is try and decide, maybe this is how I need to do, this is the process I will use for studying, this is the hours that I will put in, this is the target I want to achieve every day, and keep a couple of days for the discrepancy for every subject. So that as and when you complete the subject, you can recover whatever is left in those couple of days. So make sure that the productive hours that you're putting in are there, and never forget that you need to enjoy as well just a little bit so that your mind is relaxed.
For some people, it could be reading books. For somebody, it could be going out. Just make sure, even before the exam day, you are relaxing your brain. That is most important. For people who are doing a professional course, it's all in the mind. So make sure the mind is relaxed, it's fresh. To take fresh air, it is very important for every one of us. And then I think you will be able to clear your exams. लेकिन आप लोग थोड़ा सा, मैं चाहूँगा थ्योरी पढ़ने के बारे में भी गाइड करें. यस, आप लोग बहुत अच्छे इनपुट्स दे रहे हैं कि किस तरीके से हमारे को टाइम डिवोट करना चाहिए. ये आप बहुत अच्छा इनपुट दे रहे हैं. लेकिन साइमल्टेनियसली, जैसे निशांत ने भी कहा था, थ्योरी को प्रिपेयर कैसे करें. क्या आप नोट्स बनाते थे? क्या आप एक्रोनिम्स लिखते थे? आप थोड़ा सा वो भी गाइड करिए. मतलब आप बताइए स्टूडेंट्स को प्लीज़. डेफिनेटली फर्स्ट टाइम जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो पूरा सब्जेक्ट एकदम अच्छे से पढ़ना चाहिए. उसके साथ साथ वो की वर्ड्स अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, जिससे हमें पूरा कॉन्सेप्ट एकदम से स्ट्राइक हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम रिवाइज करें तो उन की पॉइंट्स को देखकर पूरा मैटर उसको याद आ जाए हमें. अगेन कमिंग टू द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू पुट इन, डेफिनेटली लाइक माई फ्रेंड सेड, प्रोडक्टिविटी इज द मेन रीज़न, एज इन प्रोडक्टिविटी इज़ द मेन दिस थिंग कि आप कितना पढ़ते हो. बट अदरवाइज आई थिंक 10 to 11 आवर्स ऑफ स्टडी अगर आप कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ, दैट इज़ इनफ. और CA में आई हैव सीन पीपल टेंड टू ओवर स्ट्रेस दमसेल्व्स. 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं. आई वुड से प्रॉपर रेस्ट जब तक आप बॉडी को नहीं देंगे, 8 घंटे की स्लीप नहीं लेंगे, तो वो जब पढ़ रहे हो वो दिमाग में कहीं जाके नहीं बैठेगा. तो आई वुड डेफिनेटली से 10-11 आवर्स पढ़िए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए, बट प्लीज गिव प्रॉपर रेस्ट टू द बॉडी एंड एंजॉय योरसेल्फ. देखिए, हम लोग जब बोलते हैं कि एंजॉय, स्टूडेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, तो बच्चे हम लोगों को बोलते हैं सर आप तो बस बोलते हैं, किताबी बातें हैं. आपके पास देखिए यही ये फैक्ट है. वो ये हम लोग जो मिले हैं, ये ऑब्जेक्टिव यही है कि वो मिथ को तोड़ा जाए. ऑल इंडिया 2nd रैंक आपको कह रही है कि एंजॉय करना चाहिए, मतलब रिलैक्स रहना चाहिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा बहुत टाइम भी आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो स्कोर के बजाय स्केयर हो जाओगे. हाँ रिजल्ट से सच बोल रहा हूँ, स्कोर के बजाय स्केयर हो जाओगे. जहाँ मैं सी स्टूडेंट्स को टेंशन बहुत हो जाती है ना. आप टेंशन अगर लोगे, या तो टेंशन ले लो या स्कोर ले लो. अब देखिए, जिस दिन एग्जाम खत्म हो जाता है आपको नींद नहीं आती, और एग्जाम से पहले बहुत नींद आती है, बिकॉज हमारा माइंड बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता है. तो साइंटिफिकली इट इज़ प्रूफ दैट अगर आप माइंड रिलैक्स करके पढ़ाई करेंगे, आपकी आउटपुट ज़्यादा अच्छा निकलेगा. यहाँ तक पेपर से पहले भी 15 मिनट पहले तक बिल्कुल नहीं. स्टूडेंट्स को देखा तूने, कई बार आप देखिएगा सर, वहाँ पे आखिरी मिनट तक, मतलब बिल्कुल आखिरी मिनट, एंटर करने से, हॉल से एंटर करने से पहले तक भी वो बुक खोल के बैठे पड़े होते हैं. क्या कर रहे हैं ये? 2 मिनट का रिलैक्स तो दें ब्रेन को. 2 मिनट ठंडे होके बैठे, देखिए ब्रेन दुगना स्पीड से वर्क करेगा. बिल्कुल 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 एकदम. मतलब कभी कभी फ़ोन भी जाम हो जाता तो आप रीस्टार्ट मारते हैं थोड़ा, तो वो बहुत जरूरी है, रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है. अरे सर, मशीन को ले लीजिए. मशीन को आप एक साथ कितने दिन के लिए चला सकते हैं? AC 2 दिन चलाएंगे, फूक जाएगा. आप एक इंटरवल के बाद जब तक ब्रेक नहीं लोगे, जैसे आप लोगों ने सबने समझाया रैंक होल्डर्स ने कि ब्रेक इज़, अभी मृदु ने भी बोला था, आपने भी बोला था, भरत ने, कि ब्रेक इज़ वेरी मच एसेंशियल. अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो बिलीव मी आप रिटेन नहीं कर सकते, बिकॉज फैटिग माइंड कैन नॉट डू एनीथिंग. फैटिग माइंड से आप कभी कुछ नहीं कर सकते. तो बस ये किताबी बातें नहीं हैं, बस मैं यही कहूँगा आपसे. और आगे बढ़ते हैं थोड़ा. देखिए, एक मैं क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, कि इनफैक्ट सबसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू फील दैट CA पासिंग परसेंटेज हैज़ गॉन डाउन टू 3%. आज CA का पासिंग परसेंटेज 3% हो गया है. पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में त्राही मची हुई है इस बात को लेकर. हमारे पास मैसेज आता है कि सर हम क्या करें, इतना कम परसेंटेज हो गया है, हम कैसे पास हो पाएंगे. मैं चाहता हूं इसके ऊपर मृदु थोड़ा बताए, फॉलोड बाय एवरीबॉडी. सिद्धार्थ, निशांत, सब इसके बारे में कुछ ना कुछ बोले. लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू आपको देना चाहता हूं. लेट से अगर CA का एक हाइपोथेटिकल केस लेकर चलते हैं. मान लीजिए CA का पासिंग परसेंटेज 100% कर देते हैं, ठीक है, फाइन. सर आप तो ऐसे बोलो BCom और CA में अंतर नहीं रह जाएगा. एग्जैक्टली. खुश हैं बहुत, सब खुश हो रहे हैं, सबको खुशी. हाँ, CA में 100% पासिंग परसेंटेज कर देते हैं, जो CA पेपर देगा वो पास होगा. कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. एक बात बता दूं, फिर नौकरी नहीं मिलेगी ना, फिर CA इंस्टीट्यूट को ब्लेम मत करना. जब नौकरी नहीं मिलेगी, जब अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, तब CA इंस्टीट्यूट को ब्लेम मत करना.
आज जो भी सीए इंस्टीट्यूट कर रही है सोच समझ के कर रही है, रेपुटेशन क्रिएट करना चाहती है सीए की बेसिकली। यस डेफिनेटली। आज आपका डिमांड जैसे क्रिएट होगा सीए की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। आप इस बात को सोचिए, डिमांड सप्लाई का खेल है। सर आप तो कह रहे हो अभी वॉलमार्ट ने जो इंडिया का सीईओ हायर किया वो भी सीए है। सीए का बहुत डिमांड है, बट आप ये मत सोचिए कि पासिंग परसेंटेज 50% कर देगा, 40% कर देगा, सबको पास कर देगा और सब बाद में जॉब नहीं मिलेगी तो आप सीए इंस्टीट्यूट को ही ब्लेम करोगे। बिल्कुल सही। ठीक है, आई वॉन्ट टू मृदु टू हाईलाइट दिस। देखिए बिल्कुल हमारे टीचर्स ने जो कहा है वो एकदम सही, मतलब इट्स दैट यहाँ पे क्या है, हम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जितनी ज़्यादा मेहनत हम करेंगे डेफिनेटली हम सबको पास सी इंस्टीट्यूट कर देगा तो वो हमारे ही फेवर में नहीं रहेगा। अभी जितनी जॉब्स हैं मार्केट में उसके अकॉर्डिंग हमारा इंस्टीट्यूट रिजल्ट निकाल रहा है ताकि हमारे कोर्स की जो है वो रेपुटेशन जो है वो बनी रहे। I think being a professional, it's a big thing in itself. So what the institute is doing currently is it wants the demand to be more than the supply. What will happen is we'll be having better jobs. If I spend 5 years on a course and then I go out and somebody tells me work for 10,000, I would be blaming my institute. I would be blaming myself that I am good enough just to earn 10,000. So what the institute is trying to do here is to make only as much CS as are required so that the demand is there and then whoever clears gets enough jobs. And I would really like to tell everybody, why do you think about the 97% who are not passing? Focus on that 3% who are passing and try to be in that category who are passing. That would you really take you towards higher milestones. Positive so thinking. Very have good. the positive thinking. बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं जो 2012 में पास हुए, इस टाइम सीए का रिजल्ट 15% या 20% आया। काफ़ी अच्छा स्कोर से पास हुए लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली। 6 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, वो खाली बैठे हैं। और सीए के क्या लेवल रह गया क्या? इसलिए इस बार इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट आई थिंक 3% पे लाया है कि पहले ज़्यादा रिजल्ट आने की वजह से जॉब नहीं मिल रही मार्केट में। अगर आज स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सीए का रिजल्ट ज़्यादा आएगा हमें सीए बना दो, उसका उनके लिए बिल्कुल या नेगेटिव इफेक्ट है कि उन्हें जॉब नहीं मिलेगी मार्केट में। उससे सीए की वैल्यू भी डाउन होगी, उन्हें भी जॉब नहीं मिलेगी और आगे स्टूडेंट्स भी सीए नहीं करें क्योंकि उन्हें लग रहा होगा सीए की वैल्यू डाउन होगी, जॉब है नहीं मार्केट में, रिजल्ट पूरा निकाल रहे हैं। इसके लिए 3% या 4% नहीं, आप सोचो कि टॉप में मैं कैसे आ सकूं। आई थिंक आपने यही बोला। आप जिस दिन आप लोगों ने सीए ज्वाइन किया था वो दिन सोचिए, वो रीजन क्या था? बिकॉज प्राइड की फीलिंग आती है। यस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस आई विल से दिस दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर सारे बन जाएंगे तो क्या वो कॉमन नहीं हो जाएगा? आज हम लोग ऑडी क्यों लेना चाहते हैं? बिकॉज वो एक्सपेंसिव है, इट कैरीज अ ब्रांड। मारुति क्यों नहीं लेना चाहते? अगर बीकॉम की तरह 100% रिजल्ट आ गया तो वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी। और जहां तक रही बात, आपको रिजल्ट की परसेंटेज से क्या लेना? हाँ, आप भी उसमें हो सकते हो पास में, आप भी पास मानो, आप पास मानो 3% में आओ। व्हाई यू आर थिंकिंग कि मैं 97% में आऊंगा? प्रिपेयर योरसेल्फ एज इफ यू आर गोइंग फॉर 3%। आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए चीजों को, जिससे कि लास्ट तक आते आते यू आर डन विद एवरीथिंग। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि फेल ज्यादा होते हैं, पास कम होते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप स्टार्टिंग से नेगेटिविटी इतनी एक्यूमुलेट कर लेते हैं कि आप पढ़ ही नहीं पाते। अगर 3% आया या 30% आया, आपको पास वाली कैटेगरी में आ रहा है। एक फंडा है, वो ध्यान में रखिए, 2 चीजें हैं बस, पास या रैंक, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं। वेरी गुड। बिल्कुल, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट हमारा ये इंश्योर कर रहा है कि हमारे सीए की वैल्यू बनी रहे। अभी हम क्लियर करते हैं, हमें 20 कंपनी से ऑफर आते हैं, अगर सभी सीए बन जाएंगे तो क्या पता ऑफर ही ना आए, एक भी ना आए। नहीं, मृदु मुझे कह रही थी कि आपके पास काफ़ी अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, तो ये मैं बता दूं क्योंकि डिमांड अभी बहुत अच्छा क्रिएट हुआ है। और आई थिंक पराग बताएगा कितने लोग सीए बने इस बार। इस बार आई थिंक बोथ ग्रुप में 1000 है एंड 2000 टोटल। मतलब अगर एक एवरेज लेके चले तो 2000 मात्र पूरे इंडिया में सीए बने हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए 2000, ये भी तो सोचिए पिछले कितने अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे। सो आप ये सोचिए वो एग्जॉस्ट होंगे एंड नाउ डिमांड हैज बीन क्रिएटेड, तो आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितने ब्राइट हैं। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि एवरी टाइम रिजल्ट विल बी 3%, इट विल डेफिनेटली गो अप, बट आप ये सोचिए यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 1%। मेरे फादर भी सीए थे, ही वाज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज रैंक होल्डर। आप सोच के देखिए उस टाइम पे 1% बहुत बड़ी बात होती। उस समय किसी तरीके की कोई गाइडेंस नहीं होती थी, लेकिन एक ब्रांड था सीए। मैं सच बताता हूँ, मेरे फादर जब कहीं भी जाते थे ऐसा लगता था जैसे कमिश्नर आए, बिकॉज एक फील था प्राइड का।
जब बीच में रिजल्ट, ठीक है आप कहेंगे कि सर 2 साल पहले तक बहुत अच्छा रिजल्ट था, उससे पहले और ज़्यादा अच्छा था, आप 4 साल पहले देंगे बीच में बहुत ज़्यादा कर दिया था, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा थी, मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत अच्छे से ले रही थी, यूरोपियन मार्केट्स अप थे, आज के डेट में यूरोपियन मार्केट्स डाउन है। आप सोच के देखिए, इट्स नॉट लाइक अबाउट CA, यू कैन फॉर एवरी फील्ड, किसी फील्ड में मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि पास कर देना चाहिए या ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दे आर फेलिंग यू, इट्स लाइक दे आर चूजिंग ओनली क्रीम कैंडिडेट्स। वो चाहते हैं कि बेस्ट 1%। CA कौन है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। उनको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए बस, ये नहीं कि वो लेंथी क्वेश्चन 50 करके आ गए। इट्स लाइक कि वो रियल लाइफ के अंदर अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई कर सकें, ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं, ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ पूछ रहे हैं। खैर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा इस चीज़ पे, अब क्योंकि कंसेप्ट्स की बात आ गई है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग सब लोग गाइड करें कॉस्टिंग और SFM सब्जेक्ट के बारे में, मतलब एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग और स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, कि आपने किस किस तरीके से पढ़ाई की थी, बस सिंपल। तो मैं चाहूँगा इसको और आगे बढ़ाने का, जो हम इतने अच्छे एक इन्फॉर्मेटिव हम डॉक्यूमेंट्री दे रहे हैं सारे CA स्टूडेंट्स को, बहुत सारे मिथ टूट रहे हैं आज। आई होप आप लोगों को ये सब मिथ अच्छे लग रहे हैं। नॉर्मली अब जैसे पराग सर कॉस्टिंग के फैकल्टी और मैं SFM का फैकल्टी हूँ, मैं चाहूँगा कुछ बातें हमारे स्टूडेंट्स के लिए हो, SFM स्टूडेंट्स और कॉस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए हो, और सारे स्टूडेंट्स के लिए हो जो ये सब्जेक्ट करते हैं, कि किस तरह से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया जाए। तो मैं मृदु से पूछना चाहूँगा, SFM का आपने किस तरह से तैयारी किया? डेफिनेटली आपने क्लासेस की है, और क्या प्रैक्टिकल नॉलेज जो क्लास में दिया जाता है स्टॉक मार्केट से लिंक करके, इकोनॉमिक्स टाइम्स जो आप लोग को बंटवाया जाता है क्लासेस में, डू दे रियली हेल्प? और क्या स्टॉक मार्केट जो आप दिखाते हो उससे भी कुछ है, मतलब रियल लाइफ जो आप एक्सपोजर देते हो उसके बारे में? तो क्या वो हेल्प करता है? बिकॉज देखिए, बुकिश लैंग्वेज, बुकिश नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता बच्चा। फाइनल में आके फाइनल क्लियर करके ये पूछता है, सर निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है, सर फ्यूचर्स डेरिवेटिव क्या होता है। दे हैव ए जीरो नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, दे हैव जीरो नॉलेज ऑफ इकोनॉमी। वो हर्ट कहीं ना कहीं फील होता है। तो मैं मृदु से पूछना चाहूँगा कि क्या क्लास में पढ़ाया हुआ चीज़ क्या आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा आगे चलकर, और SFM आपने किस तरह से तैयारी की, और क्या फॉर्मूला बुक आपको हेल्प किया कि नहीं किया? ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली अदरवाइज फॉर द इंटरव्यू, इवन फॉर द सब्जेक्ट। अगर मैं सर जैसे स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाते हैं, अगर मैं उसे ठीक से पढ़ लेती हूँ तो मेरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो सर पढ़ाते हैं उसमें भी हेल्प करता है। मैं कहीं ना कहीं लिंक कर पाती हूँ कि जो प्रैक्टिकली हो रहा है और जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पेपर में वो एक्चुअली लिंक्ड है, एंड दैट इज़ हाउ प्रैक्टिकली थिंग्स हैपन इन लाइफ। टाइम वैल्यू में जो चीज़ें हैं जब मैं उसको लिंक करती हूँ विद माई प्रैक्टिकल्स, तो दिस द कॉन्सेप्ट्स है हमारे और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अगर हम प्रैक्टिकली लिंक करके पढ़ रहे हैं। तो अगेन जैसे सर कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ाते हैं वो हम रिवाइज करते चलें, टाइम टू टाइम रिवाइज करें, और जो भी 3-4 महीने की छुट्टियां मिलती हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम जब हम रिवाइज करते हैं तो वो जो हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है उसे छांट लीजिए एंड ट्राई एंड प्रैक्टिस ऑन दोज क्वेश्चंस। जो सर की बुक में EPQs हैं, डेफिनेटली आई वुड से कि आप उनको डेफिनेटली प्रैक्टिस करिए, और लास्ट मोमेंट पे जो सर की फॉर्मूला बुक है उसको रेफर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ऑल आवर कॉन्सेप्ट्स। वेरी गुड। मैं चाहूँगा निशांत भी SFM के बारे में समराइज करे, फिर भारत और सिद्धार्थ को मैं चाहूँगा कि कॉस्टिंग के बारे में कुछ बोले। पहले मैं निशांत को चाहूँगा कि वो SFM के बारे में समराइज कर दें। स्टूडेंट्स की बेसिक थिंकिंग होती है, जब हम क्लास लेते हैं तो सोचते हैं सर सुबह पढ़ा रहे हैं, हम शाम को जाके नहीं पढ़ते, कई बार कहीं चले जाते हैं घूमने, मतलब चलो उसको अगले दिन पढ़ लेंगे, अगले दिन दोबारा हमारा इतना सिलेबस हो जाता है कि हम पिछला रिवाइज नहीं कर पाते, तो ये हमारा पिछला छूट जाता है, और जो लास्ट क्लास का कंसेप्ट है वो हमारे आगे लिंकिंग होते हैं। इस वजह से आगे में जाकर उस चैप्टर में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो पूरे अपना कवर अप नहीं कर पाते उसको। मैं चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स पढ़ें डेली अपना रिवीजन करें, ऐसा ना हो कि क्लास खत्म हो गई, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई और हमें हमने पिछली क्लास का कुछ याद ही नहीं है। एक्चुअली जो बच्चे आर्टिकलशिप में उनको तो पता ही होगा इस चीज़ का कि हम क्लासेस में काफ़ी पहले हम ले लेते हैं, एग्जाम टाइम में एटलीस्ट 6 मंथ या 1 ईयर हो जाता है, हमारी पिछली क्लासेस जो हमारी पूरी नहीं हो पाती, देन उस टाइम हमें याद भी नहीं होता कि हमने पिछली क्लास हमने SFM क्लास अपने क्या कंसेप्ट पढ़े थे और क्या नहीं पढ़े थे। इसमें क्या जो हम पहली बार अपने रिवीजन करें, जस्ट बुक अपनी या नोटबुक खोलें, बुक्स और उस बुक्स का ऑडिट करें कि कोई अपना क्वेश्चन रीड करें, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमें दिक्कत हो,
कि हमें कोई प्रॉब्लम हो, हमें कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, हम जब उससे सेकंड बार रिवीजन करें, हम उन क्वेश्चन को रिटर्न में हम उन क्वेश्चन को ट्राई करें, और जो हमसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे उन क्वेश्चन को हम टिक मार्क कर दें, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम अगली बार रिवीजन करेंगे जब हम वही सिलेक्टेड क्वेश्चन करें और देखें कि अभी क्या हमें इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आ रही है तो क्यों हमारे कंसेप्ट कमजोर हैं, उनको हम बार बार ट्राई करके देखें। इस तरह से जो हमारे कंसेप्ट कमजोर हैं, जो हमारे वीक हैं, वो हमारे पूरे कवरअप हो जाएंगे। एंड एक चीज़ कहना चाहूँगा, 100% कवरेज करें, कोई भी कंसेप्ट ये सोच के ना छोड़ें कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान सा कंसेप्ट है, ये हम बाद में पढ़ लेंगे, कोई भी चीज़ बाद के लिए ना छोड़ें। जिस टाइम आप रिवीजन कर रहे हैं उस टाइम अपना हर बार 100% कवरेज करें। एंड सर की फॉर्मूला बुक मस्ट है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम नोटबुक में एक एक कंसेप्ट देखें, हमारी 2 और 3 नोटबुक्स बन जाती हैं क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ, तो उस टाइम बार बार पेज पलटेंगे, ये कंसेप्ट आएगा, कोई कंसेप्ट आगे है, कोई कंसेप्ट पीछे है। सर की फॉर्मूला बुक पढ़े, उसमें पूरी हमारी समराइज है एक एक कंसेप्ट, वो हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करता है कि लास्ट टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं चाहूँगा भारत कॉस्टिंग के बारे में बोले। कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट माना जाता है सब्जेक्ट, बच्चे बहुत डरते हैं सब्जेक्ट से। ऐसा ना बोलो, इतना अच्छा लेकिन मैं डेफिनेटली मेरा मानना है कि जरूर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से कराए गए हैं आपको पराग गुप्ता सर के द्वारा। तो मैं चाहूँगा कॉस्टिंग आपने किस तरह से रिवाइज किया, जरा ये बताइए। और मेनली मैं यहाँ पर एक चीज़ और इंकॉर्पोरेट करना चाहूँगा कि कितनी बार रिवीजन आप कॉस्टिंग का करते हैं और कैसे आप तैयारी करते हैं। First of all, I would begin with please trust your teacher. We have a very bad habit of trying to see what my friend is studying and from whom he is studying or she is studying. For that matter, just fix one teacher, study from one teacher. I studied from sir. The biggest advantage I gained is the biggest asset that I had before my exams was the register his class notes. He makes everything so concise that costing and OR being the widest among all the subjects, you feel I can do this or this question also, because you can make numerous questions. What sir does is he covers every concept in limited questions. Sir understands that there is a paucity of time, we don't have sufficient time to do everything. What sir does is he summarizes everything, he'll give you all the concepts, then he'll tell you 15-20 questions, these are what you need to do. And the biggest advantage I had with sir is he rarely used to give me any homework. Everything used to be done in the class. You had just a couple of questions that would be similar to what you do in the class, so you need to have a quick revision of the register. And regarding the exams, how you prepare is, first you have a revision side by side with what sir is doing in the class. Then preferably if you have long duration of time, since I had costing first, try and take out time in between wherein you do costing for, say, I take out a month where you revise all the concepts, do some questions of every chapter. So that would really help you. Then when I come to the exams, what you do is just pick out the question that you really need to do, and you select the question where you're getting stuck, do it in the final revision, and then I think you will be able to clear. One more thing, the problem we face is regarding the theory. We are not confident enough. Sir gives 51 questions, practical questions for the practical part, and then in his book you will find the theory content. Try and read it couple of times, and regarding the theory, you don't need to mug up the theory for costing. It's very practical oriented theory. In exams, you'll have very practical questions, no use of mugging up the theory. Just read everything twice or thrice, you'll gain enough knowledge about the theory. That is what I have to add. बहुत ही अच्छा भरत जी ने बोला। I think the key word here is trust. Definitely. ठीक है। I want Siddharth to give some light on this. Exactly. Faith on the teacher is very much important, because if you're considering so many other reference books, you'll get confused. The basic thing is, after every 1000 questions, there will be 1001 question. So questions are endless. And secondly, costing and OR being the bulkiest subject, you need a very concise book and notes to go along with. Revision, as far as the revision is concerned, daily revision is very much important and required. Read, study every day. In costing, theory is equally important. You can have 20 to 25 marks of theory in the exams, so it becomes a very strong support in getting a 40 at least. At the same time, as far as the revision aspect is concerned, do it daily with the class, and once your subject is over, the class of that particular subject is over, revise it completely. Because generally the class goes for 2.5 to 3 months. The very first day of the class, you might not be able to recall after 1 year. But at the same time, if you'll revise it daily, and once your batch is over, you'll revise the entire subject again, you'll find yourself at a very strong position in respect to that subject. So just refer one book, one note, and just make it a consistent habit of yours to do it daily. That will help a lot.
अच्छा सिद्धार्थ, मेरे ख्याल से आप मेरे को एक बात और बताइए, आप जैसे पढ़ते थे तो किस तरीके से हाईलाइट वगैरह करते थे रिकॉल करने के लिए? क्या पहले आप सिर्फ पढ़ते थे रजिस्टर को, किस तरीके से पढ़ते थे? थोड़ा सा गाइड करिएगा कॉस्टिंग के लिए। सर जो नोट्स थे हमारे आपके और हमारे, वो बहुत ही कंसाइज थे, उसमें एवरीथिंग टू द पॉइंट एंड वेरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड। घर जाके मैं रोज जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकल करते थे क्लास में उसको रिवाइज किया करता था। एट द सेम टाइम जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स आप बताते थे उनको रीड किया करता था 2 बार 3 बार, जब तक वो बेस उनका स्ट्रांग ना हो जाए। एंड जब एग्जाम से पहले रिवीजन की बात आई, जो 3-4 महीने की रिवीजन मेरे पास थी, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम में पूरा का पूरा रजिस्टर एज पर द क्लास इंडेक्स मैंने उसको खोला, बिकॉज कुछ ना कुछ रिलेट होता है पिछले चैप्टर से, सो मैंने उसी ऑर्डर में पढ़ा। मैंने पूरे के पूरे रजिस्टर को गो थ्रू किया, रीड किया, क्वेश्चंस पढ़े, उनके आंसर्स रीड किए, हाथ से एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखा। मैंने पूरा रीड आउट किया, हाईलाइट किया, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, स्ट्रेंज लगा, डिफरेंट लगा, उसको मार्क किया। नेक्स्ट टाइम रिवीजन में उन्हीं डिफरेंट क्वेश्चंस को मैंने रिटन में सॉल्व किया, बिकॉज कोस्टिंग ओवर के अंदर रिटन में सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालना, बिकॉज पेपर इतना लेंदी है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस है, लास्ट तक आते आते फर्स्ट लाइन भूल जाते हैं। सो एक हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट थी क्वेश्चंस पढ़ने की, सो वो मुझे ऐसी ही लगी। बाकी मेरे ख्याल से तो सिद्धार्थ आपके सबसे, सिद्धार्थ नहीं भारत, आपके तो शायद सबसे ज़्यादा आए भी कॉस्टिंग में ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? Yes, sir, I scored 78 in costing. And in my exam, I could attempt only 86 marks. And I went by what you had said, try and attempt somewhere around 80 or 90, you will score good. So focus was on trying to attempt 80 or 90 marks as good as I can, and then trying to score as much as I can. So I'm pretty satisfied with 78. तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, आपने वही फॉलो किया एंड आई एम ग्लैड कि आपने वही किया, कि आपने इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 120 मार्क्स पेपर और 100 मार्क्स पेपर, बिकॉज पेपर इज़ फॉर 120 मार्क्स, यू शैल ऑलवेज गो फॉर 80 मार्क्स पेपर। एंड इन केस you have already completed that 80 marks paper, after completing that you shall go for remaining 20 marks paper, because in that case 1/3 paper you are in safe mode कि आप एक तिहाई पेपर छोड़ सकते हो। अब आप 2/3 पेपर में बेस्ट करो और रिलैक्स वे में करो। रिलैक्स वे में करोगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करोगे, अगर आप रिलैक्स वे में नहीं करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, ठीक है ना? बाकी मैं आपको 1-2 चीज़ें और छोटी सी बोलूँगा। जैसे मेरे को मालूम है सिद्धार्थ को मैं आपको बताऊँ उसका क्या था, एग्ज़ाम से पहले क्या हुआ। सबसे पहले तो बेचारे का यूरिक एसिड बढ़ गया, विटामिन डी बहुत लो हो गया, बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होना पड़ा इसको, फिर इसको डेंगू हो गया। मैंने कहा अरे बाप रे, 1 महीने पेपर को है, महाराज डेंगू में पड़े हैं, अब क्या किया जाए। मैंने कहा चल यूरिक एसिड भी दिक्कत है, विटामिन डी, मैंने कहा तू एक काम पर छत पे जाके लेट जाएगा, धूप में विटामिन डी होता है। चलो उसके बाद एक और बीमारी, क्या हुआ था भाई, बीमारियों की दुकान क्या हुआ था? डेंगू के बाद टाइफाइड हो गया। हाँ टाइफाइड, बताओ। मैंने कहा बस सही है, तू तो बढ़िया, लेकिन उसके बाद भी रैंक ला के दिखाया। तो आप सोचिए, अगर आप डेडिकेशन रखेंगे, इफेक्टिवली पढ़ाई करेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टडिंग, इफेक्टिवली पढ़ेंगे, देन यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स। मैं बस इसको अब समअप करते हुए मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि देखिए आप लोग मुझे गाइड करिए कि क्या क्या हमें, क्या और रेफरेंस बुक भी रेफ़र करनी चाहिए, हाँ इंस्टीट्यूट का आरटीपी कितना हेल्पफुल होता है आपके लिए, और किस तरीके से, क्या हमें उसे रेफ़र करना चाहिए नहीं। उनके अंदर कभी कभार गलती आ जाती है छोटी मोटी, उनको मत पॉइंट आउट करना, हाँ क्योंकि देखो गलती सबसे होती है, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, बस आप उसकी क्वालिटी के बारे में बताइए, क्या हमें करना चाहिए, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है। आप लोग एक एक करके सब लोग प्लीज़ गाइड करिएगा मुझे, स्टार्टिंग फ्रॉम मृदु, देन भरत, देन निशांत, देन सिद्धार्थ, प्लीज़। वैसे सर के मॉड्यूल में वैसे सब कुछ कवर्ड है, बट अदरवाइज आई वुड से आरटीपी करने से, लास्ट मोमेंट आरटीपी अगर हम करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है। हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक बूस्ट मिल जाता है कि हाँ भाई हमने ये कवर कर लिया है। अगेन आई वुड से मॉक टेस्ट पेपर्स जो ICAI कराते हैं इंट्रोड्यूस, वो डेफिनेटली आप दीजिए, क्योंकि उसमें हमें प्रैक्टिस हो जाती है कि वो 3 घंटे में हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और वो मेरे ख्याल से पास्ट ईयर पेपर्स के बेस पे ना हुआ है काफ़ी कुछ। चलिए बाकी मेरे ख्याल से मृदु ने ही सारे आंसर दे दिए, तो बाकी उसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं। आदित्य सर आपको कुछ और बोलना हो तो बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे घर में DVD CD से प्रिपरेशन कर लेते हैं। सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या उन बच्चों को क्या बोलते हैं, बेनिफिट होता है, बेनिफिट होता है या नहीं होता है? ये पैसे सेव करने के लिए DVD करना बेटर है क्या? मतलब ऐसा तो नहीं कि DVD रिजल्ट खा रहा हो, कहीं रियल रीज़न इसके रिजल्ट का लो होने का DVD ही हो। एक बार मैं इन सबसे पूछूंगा, ये अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस भी शेयर करें, मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन सबसे कि अपने दोस्तों के रियल एक्सपीरियंस भी बताएं।
और तो मेरे ख्याल से गाइड करें प्लीज। सिद्धार्थ से लेके शुरू करता हूँ और प्लीज बताइएगा। सिद्धार्थ आप बताइए। सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिजल्ट कम होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि डीवीडी से ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब आपको पता है कि आपके घर पे लैपटॉप में कुछ रखा हुआ है मटेरियल, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको पढ़ सकते हो, आप लेथार्जिक हो जाते हैं, आप डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ पाते। अगर क्लास में जाना है तो आपको पता है कि सुबह या शाम में आपकी क्लास है, आपको पहुँचना ही पहुँचना है, फैकल्टी टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो डेडिकेशन की प्रॉब्लम आती है। जस्ट बिकॉज आप थोड़े से मॉनेटरी टर्म में सेविंग कर ले, उससे आपके 6 महीने वेस्ट हो जाए, ये जस्टिफाइबल नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अलवर में, उन्होंने मुझे ये ऑथेंटिकेटेड रिव्यू और रिपोर्ट बताई है। अलवर में जितने भी लोग डीवीडी से पढ़ रहे थे, कोई भी क्लियर नहीं कर पाया, कोई भी। बहुत ही कम रिजल्ट रहा है, हार्डली 10 या 12 लोग अलवर से क्वालिफाई किए। उसका रीज़न ये कि डीवीडी से डेडिकेशन नहीं मिला उनको, प्लस डीवीडी शायद आउटडेटेड हो चुकी है, तो उनको एक जो ट्रेंड आ गया एग्जाम्स का, प्रैक्टिकल अप्रोच, वो उनको नहीं मिल पाई। मोर ओवर डीवीडी अगर उनके पास पुरानी है तो वो अपने किसी और सीनियर से पुराने नोट्स लेने गए, उस पर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है डीवीडी की वजह से। हाँ, चाहे एक अटेम्प्ट पुरानी हो, मेरे ख्याल से डीवीडी एक अटेम्प्ट पुरानी भी बेकार हो जाती है। बिकॉज अपडेशंस नए नए रोज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आ रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज सिक्स्थ सेंस, जो फैकल्टी है उनकी सिक्स्थ सेंस बहुत जबरदस्त होती है। वो एक व्यू बता देते हैं कि इस बार का पेपर कैसा आ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस उनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो डीवीडी से पढ़ के नहीं पता चल पाता। फिर ये भी मेरे ख्याल से होता है कि डीवीडी जो होती है हमारे को पास्ट ट्रेंड के हिसाब से ही पढ़ाया, मतलब जिस समय का ट्रेंड होता है उस समय का रिजल्ट होता है। मैं आप चाहूँगा कि आप बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे को थोड़ा डीवीडी पे गाइड करें प्लीज़। मैं नहीं बोलूँगा, बाकी लोग बोलें, भरत या मृदु या भरत कोई भी बोले प्लीज़। DVD, I think one more thing important is the class environment. If I am going to the class, सर को पता है, तो what happens is when I am in the class, सर एक ऐसा environment बना के रखते हैं that you need to study for say first 2 hours, then you get a small break and then again you are studying, then again I am coming back the next day, जो flow बन जाता है। I think when I am studying, in fact anything I am doing in life, it's all about the flow, and it's all about doing it day in and day out. If I am having classes every day, I am coming back every day to the same class, I retain a lot more and I am able to gather and grasp a lot more. What happens with the CD is, today I have to go somewhere, I am not watching the CD, next day I will watch it, then I will have a break. What happens is, sir makes the flow. Then one more thing, it is very important, is the discipline in the class. With a teacher, you are very much disciplined, you are focused, your mind is mainly on the books, on the studies, that really helps. And third thing that CD can never give you is the practical knowledge the teacher has, the experiences the teacher has. When I'm studying from a teacher, he'll not only give me his experiences, he'll have other CF friends, other faculties, he would know, he would share his experiences, and that helps you in the practical life as well. If I'm going for an interview, I'm studying from a teacher, he'll tell me what are the questions I can expect, how should I answer them. So that way the CD cannot help you in that respect, only a teacher can do that. प्लीज़ निशांत आप भी थोड़ा शेयर करिएगा इस पर। डीवीडी की नेगेटिविटी है क्योंकि डीवीडी में डाउट्स क्लियर नहीं होते और एंड हर टाइम के साथ डीवीडी पुरानी हो जाती है। एंड वन मोर थिंग, मेरा एक फ्रेंड है, रूममेट है मेरा, हमने सेकंड ग्रुप की कोचिंग इकट्ठी ली। जस्ट उसने कोस्ट की कोचिंग उसने डीवीडी से करी, वो कोस्ट में फेल हो गया और उसका पूरा अटेम्प्ट रह गया इस बार। ये डीवीडी की नेगेटिव अगर वो मेरे साथ कोचिंग ले लेता तो शायद वो मेरे साथ सीए बन जाता है। चलिए मैं सम अप करना चाहूँगा। आज आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छे से डील की। बाकी तो मैं ये कहूँगा, देखो क्वेरीज आर नेवर एंडिंग बिकॉज दीज आर नॉट क्वेरीज, दीज आर क्यूरियोसिटीज़। मैं आपको सिंपल सी बात कहूँगा कि यार दिल लगा के पढ़ाई करो, ये सब चीज़ें छोड़ो, प्रोडक्टिवली पढ़ो। अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत है आप अपने टीचर से जाकर कंसंट्रेट करके बात कर सकते हैं, आराम से कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि देखो हमारे जो रैंक होल्डर्स हैं वो आपको क्या मेडिसिन दे देंगे कोई आपको कि आपकी रैंक आ जाएगी। आप ध्यान से दिल से पढ़िए। मैं आपसे आदित्य सर से कहूँगा इस बात को पूरी तरह बेटर वे में कंप्लीट करते हुए वो इसको समअप करें आज के हमारे इस बढ़िया से सेमिनार को। और अगर बाय चांस आपका किसी भी तरीके से कोई डाउट हो, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने टीचर से पूछिए और आराम से पढ़ाई करिए। और ज़्यादा टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। फालतू की चीज़ों का एनालिसिस ना करिए, पढ़ाई का एनालिसिस करिए, उसके ऊपर करिए। सर प्लीज़। तो बहुत ही अच्छा ये हमारा डॉक्यूमेंट्री रहा जिसमें हम लोगों ने कोशिश की, हालांकि ये कोशिश ही कहा जाएगा, कि हमने ये बताने की कोशिश की कि सीए एक बहुत बड़ा हवा जो हो चुका है क्लियर करने का, ऐसा नहीं है। मृदु से मेरी बात हुई और सबसे मेरी बात हुई। मेरा एक ही लाइन है इन लोगों से,
जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बल्कि और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये आप ही लोगों से निकल कर आए हैं। ठीक है, आज यहाँ पर बैठे हैं, टीचर्स के साथ अपना व्यू शेयर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज इनके हार्डवर्क, इनका डेडिकेशन, इनके फंडामेंटल्स, इनका प्रैक्टिकल्स, इनका कॉन्सेप्ट सब कुछ स्ट्रॉन्ग था। तो जब ये कर सकते तो आप कर सकते। जिस दिन आपके मन में ये बात आ गई, हो सकता है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ बैठेंगे और आपके साथ हो सकता है नहीं सर, पक्का बैठेंगे। देखिएगा, ये सारे स्टूडेंट्स पक्का, मैं पूरी तरह श्योर हूँ, पूरा दिल लगा के पढ़ाई करेंगे और बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुलाइज करेंगे। हर चीज़ को कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, फालतू की चीज़ों पे नहीं। एक बार अच्छे से सीए बन जाएंगे, उसके बाद तो लाइफ में एंजॉय ही करना है, और कुछ तो है ही नहीं। ठीक है, तो बस यही बात कहना है कि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों सबको यहाँ देखना चाहता हूँ। और एक ही लाइन बस मुझे कहने का मन कर रहा है यहाँ पर अभी, जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आई थिंक आज का यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक और चीज़ मैं वादा करता हूँ, आप लोग स्कूल लाइए, आपको मुंह मांगा इनाम मैं दूंगा।